हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। आज का क्लास आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें हम लोग आज देखेंगे टॉप के 50 प्रश्न। जी हाँ, टॉप के 50 प्रश्न आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और आपका ये छठा क्लास है। और इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखें दोस्तों तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है 67th बीपीएससी। ठीक है, ये हमारा मेन लक्ष्य है 67th बीपीएससी और इसी को टारगेट करके ये आपको क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये क्लास। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको प्रश्न में आपके एग्ज़ाम्स में आपको आने की संभावना है। और ऐसे तो ये जो जितने प्रश्न हैं ये हर एक एग्ज़ाम में आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहता है बार बार। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको लेकर के आया गया है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका फ्री में पीडीएफ आपका उपलब्ध है। आज का मोटिवेशनल लाइन है कि सफलता जो है दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं मिलती है, माथे के पसीने से मिलती है दोस्तों। जी हाँ, तो इस ठंड में अगर आपके माथे से पसीना जब तक न टपक जाए तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक तो कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, बहुत सारे चीज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमें और भी जी जान से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हम लोग क्लास। और आज देखिए कुछ अलग तरीके से आप लोग के लिए ये सजाया गया है, क्वेश्चन लाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। प्राचीन भारत का इतिहास। हर एक सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, चाहे वो इतिहास का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, आपका बिहार से हो, करेंट अफेयर हो, तो सारे प्रश्न को यहाँ पर आपको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, बताइए। तो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो बताइए जल्दी से। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से आपका भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये है आपको पाकिस्तान में। वर्तमान में ये कहाँ चला गया है, तो ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कहाँ, तो बलूचिस्तान प्रांत में ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका मेहरगढ़। ये बार बार आपको पूछा जाता है। और यहीं से गेहूं के भी साक्ष्य आपको मिले हैं, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बारे में भी आपको बता दें कि यहाँ से 7,000 से 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। और अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और तो चावल का साक्ष्य जो आपका मिला है दोस्तों, वो मिला है आपका कोल्डिहवा से। ठीक है, कहाँ से, कोल्डिहवा, याद रखिएगा, कोल्डिहवा। और ये कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर स्थित है ये आपका कोल्डिहवा। ठीक है, और ये चावल का जो साक्ष्य मिला था ये कब खोजा गया था, तो आज से 6500 साल पहले, 6500 ईस्वी पूर्व में ये आपका खोजा गया था कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य आखिर कैसे मिल सकता है, आप ही सोच सकते हैं कि चावल तो इतना दिन तो आपको रहेगा नहीं, तो चावल के भूसी वहाँ पर मिला था आपका, है ना। क्या मिला था, चावल का भूसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरा हम लोग इसका डिस्कशन भी करते चलेंगे क्योंकि डिस्कशन करना काफ़ी आवश्यक है। दूसरा सवाल देख लीजिए आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जी हाँ, तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है। देखिए, पहले मैं इसका आंसर बता दूं तो कैल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है दोस्तों, वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है आपका। देखिए, ताम्रपाषाण युग का मतलब क्या हुआ, ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा, और पाषाण का मतलब क्या होता है आपका, पत्थर, है ना। तो ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है आपका। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, कैल्कोलिथिक युग। देखिए, इसमें ये होता है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए जो उपकरण मिले हैं, तो उसी को कहा जाता
है आपको ताम्रपाषाण। यहाँ पर तांबे के भी औजार मिले हैं और किस चीज़ के औजार मिले हैं, प्लस पत्थर के औजार मिले हैं, तो इसको कहा जाता है आपको ताम्रपाषाण युग, यानी कि इसी को कहा जाता है एक और नाम से कैल्कोलिथिक युग आपका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 3rd नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा, ठीक है। आपका इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, है ना, याद हो जाएगा आपको। कमेंट करने से ये फ़ायदा है कि याद हो जाएगा आपको। चलिए तो बताइए कि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। देखिए, तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ना, उस पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का, लाल रंग का उस पर प्रयोग, मतलब कि ऊपर से कलर किया जाता था पहले, ठीक है। जब उसको पकाया जाता था, देखिए पहले इसको चाक पर बनाया जाता था घुमा करके, फिर उसको जब चाक पर बनाया जाता था तो वो उसका रंग कैसा होता था दोस्तों, चाक पर बनाने के बाद, पकाने के बाद उसका जो रंग होता था, ये दोनों पूछा जाता है आपको कि जब इसको पकाया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है और उसको किस कलर से रंगा जाता है ना। उसके निचले भाग को जो रंगा जाता है, ऊपरी भाग को रंगा जाता है, सारा चीज़ पूछा जाता है आपको। तो ये जब इसको पकाया जाता है तो इसका जो कलर होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है ना, हल्के भूरे और लाल होता है आपका जब इसको पकाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस रंग का उपयोग किया जाता है सामान्यतः बर्तनों में, तो इसके ऊपरी भाग पर जो मृदभांड होता था, इसके ऊपरी भाग पर इसको लाल रंग से कलर किया जाता था, ठीक है। ऊपरी हिस्सों पर, है ना, ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग से इसको कलर किया जाता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निचले हिस्से में किस रंग से इसको चित्रकारी किया जाता था, तो काले रंग से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो मृदभांड था उसको निचले हिस्से में जो चित्रकारी किया जाता था वो किस रंग से किया जाता था, तो काले रंग से चित्रकारी आपका किया जाता था। चलिए, तो ये सारी सवाल आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है आपका। चलते हैं आपका अगला सवाल, 4 नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, बताइए। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता के युग को कहा जाता है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए जब लिखने की कला जब विकसित हो गई थी, है ना, जब लिखने की कला, लेखन कला, इसी से पता चलता है आपका कि कौन सा वो काल है। लिखने की कला के पहले के काल को क्या कहा जाता था, तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था कब काल को, जब लिखने की, जब उस समय कला विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन भारतीय इतिहास में 2500 BC से, है ना, 2500 BC से लेकर के 600 BC तक, ठीक है, 2500 BC से 600 BC के कालखंड को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसी काल के माने जाते हैं आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो था ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखने की कला उसका विकास हो गया था। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में ऐसे ऐसे लिखावट मिले हैं जिसको आज तक मतलब कि पढ़ नहीं पाए हैं लोग, ठीक है। इसको अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया गया है, ठीक है। तो ये लेखन कला के मतलब इस समय विकसित हो गया था आपका। ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में लेखन कला विकसित हुआ था कि नहीं, तो विकसित हो गया था आपका, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अपठनीय है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखिए, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगर नियोजन सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे सकता है आपको, नगर नियोजन सभ्यता थी, है ना, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी आपकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। जब सिंधु सभ्यता था उस समय के काल में मतलब कि पक्की ईंटों से घर को बनाया जाता था और पूरे व्यवस्था के साथ बनाया जाता था। आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, उसमें पक्की नालियों की व्यवस्था की गई थी, है ना, बहुत सारे चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर किया गया था। तो पक्की ईंट से बनी इमारत में जो सबसे बड़ा जो वहाँ पर प्रमुख जो भवन था वो क्या था, तो मोहनजोदड़ो का आपको पता होगा, है ना, मोहनजोदड़ो का क्या था आपका, स्नानागार और क्या था आपका, अन्नागार, है ना। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ मिला था आपका, तो ये दोनों मिला था आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से कि जो मतलब कि जो उस पक्के की ईंट से जो इमारत बनाया जाता था उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब ईंट को जोड़ने के लिए जिप्सम तथा मोर्टार का प्रयोग किया जाता था उसमें। ठीक है, जिप्सम और मोर्टार का उसमें प्रयोग होता था आपको पक्की ईंटों से इमारत को जोड़ने में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। देखिए इसमें हड़प्पा का बंदरगाह कौन है, आप तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे आप बीपीएससी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हड़प्पा का एक जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। लोथल के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ है, तो लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है सॉरी, ये गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में ये है अहमदाबाद जिला, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और ये किस नदी के किनारे है ये पूछा जाता है, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, भोगवा। सॉरी, तो ये भोगवा नदी के किनारे है आपका क्या, लोथल बंदरगाह। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। जी हाँ, टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बनावली। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बनावली से प्राप्त हुआ है आपको टेराकोटा का हल। देखिए टेराकोटा जो है ना, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से, तो ये पड़ता है आपको हरियाणा में, है ना। ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो हरियाणा में है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले 1921 ईस्वी में, है ना, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी। कौन किया था, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था आपको 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी आपको रखाल दास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 में आपका। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं था, तो बनर्जी तो नहीं होगा आपका, नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो थे आपका, ये तो नहीं होगा आपका। दूसरा देखिए KN दीक्षित। अब KN दीक्षित जो थे ये भी आपको इसमें शामिल थे, है ना, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में ये भी आपको शामिल थे। एक देखिए और यहाँ पर है MS वत्स। तो MS जो वत्स से इनका जो पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स, इसका पूरा नाम क्या है, माधव स्वरूप वत्स जो थे दोस्तों, इन्होंने 1926-27 से लेकर के 1933-34 तक हड़प्पा के उत्खनन के कार्य से ये संबंधित रहे थे। तो ये भी आपका इससे संबंधित है। आपका BA स्मिथ जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर D, यानी कि BA स्मिथ जो थे ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। देखिए BA स्मिथ किससे संबंधित थे, तो BA स्मिथ जो थे आपका, ये आपको भारतविद तथा ये कला इतिहासकार के प्रसिद्ध ये रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतविद तथा कला के इतिहास का ये प्रसिद्ध व्यक्ति है BA स्मिथ आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि बोगज कोई, ठीक है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है। अब बोगज कोई क्या होता है, देखिए बोगज कोई का मतलब यही था कि एक जगह है बोगज कोई जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगज कोई और कुछ नहीं था, तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ था बोगज कोई से, और इस अभिलेख में देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है ये बोगज कोई से। और ये कब आपको खोजा गया था, तो ये 14वीं शताब्दी में आपको इसकी खोज हुई थी। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, और देखिए ये बोगज कोई जो खोजा गया था, इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि जो आर्य आए थे आपको भारत में, वो किधर से होकर के आए थे, वो ईरान से होकर के आए थे आपको भारत में। ठीक है, इसी आपको अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्य भारत में आए थे किधर से आए थे, ईरान से होकर के भारत में प्रवेश किए थे आपका। तो ये हो गया 9 प्रश्न हो गया आपका प्राचीन इतिहास से। अगला जो सवाल होगा दोस्तों वो होगा आपका भारतीय राज व्यवस्था से, यानी कि पॉलिटी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ पॉलिटी के भी प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज अलग अलग तरीके से थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा कुछ मेहनत ज़्यादा किया गया है ना, क्योंकि हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आपको बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि हर एक सेक्शन से आपको एग्जाम में पूछे जाते थे। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राज व्यवस्था से पॉलिटी से। प्रश्न नंबर पहला है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था। जी हाँ, आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। ठीक है, आखिर क्यों इस दिन लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस दिन आपको पता है कि इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छापना है कि ये किस नदी के किनारे हुआ था, ये कमेंट बॉक्स है इसमें छापना है कि ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये किस नदी के किनारे आपका हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है। देखिए, तो ये जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो लाहौर अधिवेशन में आपको किया गया था आपका। ठीक है, और इसी समय ये निर्णय लिया गया था कि अगले जो 26 जनवरी 1930 जो होगा है ना, क्योंकि 1929 को ये अधिवेशन किया गया था, तो इस समय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या मनाएंगे, तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यही कारण है कि उसी टाइम से 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन भारत जो है बाद में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो हम लोग आज़ादी कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं आज़ादी। लेकिन 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ पूरा, और इसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और यही कारण है कि उसी दिन आपका 26 जनवरी को ही हमारा जो है संविधान लागू किया गया था आपका। ठीक है, तो देखिए आपका जो नदी है वो हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के तट पर ये आपका अधिवेशन हुआ था आपका। बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है। जी हाँ, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं। तो ये भारतीय संविधान की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है। अगर वर्तमान कहता तो चेंज हो जाता आपका, है ना। जब संविधान हमारा बना था, ठीक है, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, है ना। कितने भाग थे, तो 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका आंसर दिया ऑप्शन के अनुसार तो ये गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि जब ये संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। लेकिन अनुसूची जो है अभी बढ़ करके कितना हो गया है, 12 हो गया है। भाग कितना हो गया है, तो भाग तो आपका 22 ही है, और इसी में 22 भाग जो है उसी में क और ख जोड़ दिया गया है, तो टोटल हो जाता है 25 हो जाता है। लेकिन आपको कितना एग्जैक्ट कितना है, तो 22 भाग ही हैं। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 450 से भी ज़्यादा हो गया है ना, 450 से भी ज़्यादा हो गया अनुच्छेद। और जब मूल संविधान में कितना था, तो 395 अनुच्छेद था आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बाद में 8 अनुसूची था पहले, 4 अनुसूची इसमें बाद में आपका जोड़ा गया, 9, 10, 11, 12। उसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 12 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में है। अब भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में अभी जो वर्तमान में अगर देखें तो 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स है इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है ये आपको क्या करना है दोस्तों, तो मिलान करना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कल भी आया था। कल भी हम बताए थे कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। संघ सूची की अगर बात करें, है ना, तो संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं। अगर लेकिन सॉरी वर्तमान में नहीं, जब संविधान बना था तो उसमें 97 विषय था, वर्तमान में इसमें 100 विषय है आपका। अगर यहाँ पर देखा जाए राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, राज्य सूची में जब संविधान बना था तो उस समय इसमें 52 विषय था। ठीक है, कितने विषय था आपका, सॉरी 52 नहीं होगा, उस समय था 66 विषय था। वर्तमान में इसमें 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे आपके, है ना, जब संविधान बना था तो उस समय इसमें था आपका 47 सब्जेक्ट और वर्तमान में है आपका 52 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये बढ़ते घटते रहता है, आपको इधर से उधर इधर उधर करते किया जाता है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ए, सी और बी हो जाएगा आपका। ठीक है, संघ सूची में आपका 97 हो जाएगा, राज्य सूची में आपका 66 हो जाएगा, समवर्ती सूची में आपका 47 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न है आपका 14 नंबर। निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। देखिए आप अगर प्रस्तावना पढ़े होंगे, ठीक है, हमारा जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को आपको किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और यही बाद में प्रस्तावना आपका बना था। ठीक है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये जो प्रस्तावना है तो इसमें जो शब्द है ना, जो शब्द लिखे गए हैं उसको आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा आपका कौन सा तो सबसे पहले आएगा दोस्तों सार्वभौमिक, उसके बाद आएगा आपका सार्वभौमिक हो जाएगा, फिर समाजवादी हो जाएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, फिर प्रजातांत्रिक हो जाएगा। सार्वभौमिक, फिर आ जाएगा सामाजिक, ठीक है, फिर हो जाएगा प्रजातांत्रिक, है ना, फिर हो जाएगा समाजवादी हो गया, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा प्रजातांत्रिक। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो CAD भी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका A। ठीक है, चलिए देखिए धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई वर्ड जोड़ा नहीं गया है, तो धर्मनिरपेक्ष की जगह आप पंथ निरपेक्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई वर्ड नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन में आपको जोड़े गए थे 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 15। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए अभी आपको बताए थे कि ये सभी जितने शब्द आपको जोड़े गए थे दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन आपका हुआ कब था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ तो ये था आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न आपका। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न भूगोल से क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। बताइए सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन सा है, तो सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है आपको सूर्य को। ठीक है, सूर्य है आपका सौर मंडल का मुखिया। सौर मंडल के अंतर्गत जितने भी ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्काएं हैं, धूमकेतु है, खगोलीय धूल है, ये सभी चीज़ क्या है, तो ये सभी आपको सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो क्षुद्र ग्रह नहीं होगा, धूमकेतु भी नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, निहारिका। निहारिका जो है ना ये सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका नहीं पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर D हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 8 ग्रह है। 4 जो ग्रह है वो इनर प्लेनेट है और 4 ग्रह है क्या है, आउटर प्लेनेट है, जिसको आंतरिक और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था, ये सबसे पहले किसने खोजा था? तो आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, ये सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? कोपरनिकस ने। देखिए कोपरनिकस का एक पुस्तक है जो आपको पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, ये जो पुस्तक था ये आपको प्रकाशित हुआ था 1514 ईस्वी में, और ये हस्तलिखित पुस्तक है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है लिटिल, लिख लीजिए, है ना, लिटिल कमेंट्री। ठीक है, तो लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। तो इसी बुक में इन्होंने कहा था इस बात को। तो किसने कहा था? कोपरनिकस ने। चलिए ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, हमारी जो आकाश गंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा करने में, है ना, आकाश गंगा तो है बहुत बड़ा है ना। आकाश गंगा मतलब क्या हुआ? बहुत तारों का समूह, है ना, तारों का समूह ही तो है, झुंड तो है, इसमें अरबों अरबों तारे हैं और उसी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, है ना। उसी एक तारों में क्या है? एक सूर्य भी एक तारा है आपका। तो ये जो सूर्य जो है इसको आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर जो लगाता है, तो सूर्य को कितना समय लगता है ये आपको पूछा गया है। देखिए एग्जैक्ट अगर देखिएगा तो 23, है ना, 23 करोड़ वर्ष लगते हैं आपके। ठीक है, 23 करोड़ वर्ष लगते हैं आकाश गंगा को चक्कर लगाने में। किसको? तो सूर्य को। और सूर्य जो आपका चक्कर लगाता है इसकी गति कितनी होती है? तो 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से इन्होंने गति लगाता है। सोच लीजिए कितना इसका चाल होगा। 220 किलोमीटर प्रति एक सेकेंड में 220 किलोमीटर। तो इसको जाकर के लगता है दोस्तों आपको 23 करोड़ वर्ष। लेकिन ऑप्शन में आपको 23 नहीं है तो यहाँ पर 25 आप मार सकते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? जी हाँ, तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल की जो संख्या है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 88, है ना। क्या हो जाएगा? 88 तारामंडल है आपके अंतरिक्ष में। और किसके अनुसार ये आपको बताया गया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ठीक है, IAU के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन से हैं? देखिए, तो जिस तारामंडल के जो तारे हैं वो ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसको कहा जाता है आपको सप्तऋषि। क्या कहा जाता है उसको? सप्तऋषि कहा जाता है ना, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि जो तारामंडल है ये 7 तारों के समूह को कहा जाता है सप्तऋषि तारामंडल आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा है? तो आपको पता है कि जो ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? तो ग्रहों की संख्या है टोटल 8। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 4 ग्रह है आपका, 1 2 3 4 ये हो गया आपका इनर प्लेनेट, और 5 6 7 8 हो गया ये आउटर प्लेनेट हो गया। मतलब कि ये आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, आंतरिक ग्रह जो है ये ठोस रूप में है, लेकिन जो बाह्य ग्रह है ये किस रूप में है? तो गैसीय रूप में है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा, गैसीय रूप में है आपका। तो टोटल ग्रहों की संख्या है आपकी 8, और सभी ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो है आपका बुध, और एक दूसरा ग्रह है शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर शुक्र भी मैं लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। कह रहा है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो अगर आप देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है? सन है ना। तो सन के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है आपका मंगल। तो सबसे नज़दीक है वो गर्म होना चाहिए, लेकिन जो सबसे गर्म है वो है आपका शुक्र है ना। वो कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है, इसके वजह से शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए
और इसका टेम्परेचर कितना रहता है तो 464 डिग्री सेंटीग्रेड, 464 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसका तापमान होता है। सोच रहे हैं ना, 464 डिग्री टेम्परेचर, बाप रे। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 23 नंबर। चलिए लगे रहिए इस ठंडे में भी, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, बताइए। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। देखिए शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार मतलब कि भोर का तारा, है ना। इवनिंग स्टार मतलब क्या होगा, सुबह का तारा, ठीक है, सुबह का तारा। या फिर इसको क्या कहा जाता है, या फिर इसको सायंकाल का तारा भी कहा जाता है ना, सांझ का तारा या फिर सायंकाल का तारा इसको कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सब ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न आंसर छापना है कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताना है, आपको छापना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके प्रश्न। चलिए तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है, ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था, है ना। ये क्वेश्चन को हम लोग कल भी किए थे। और जो मुख्य स्रोत है वो आपका तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आपका, कृषि होता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, निर्माण विनिर्माण उद्योग, है ना। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है आपका, सेवा क्षेत्र होता है, सेवा सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर जिसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आय होता है वो आपका तृतीयक क्षेत्र से होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको तृतीयक क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप कर लीजिएगा तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। देखिए भारत की जो उन्नति है ये संतोषजनक रही है। अब ऑप्शन के अनुसार बताना है कि आखिर ये सही है या गलत है। तो ऑप्शन ये है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या असमानता के कमी के संबंध में। तो ये जो आपका कहा जा रहा है दोस्तों, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। जी हाँ, जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो वो कौन सी एक समस्या है। ऑप्शन है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचपन का निम्न स्तर और असंगठित क्षेत्र। क्या होगा आपका। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में एक जो महत्वपूर्ण समस्या है वो हो जाएगा दोस्तों आपका असंगठित क्षेत्र। देखिए असंगठित क्षेत्र क्यों होगा, है ना। असंगठित क्षेत्र इसलिए होगा क्योंकि असंगठित क्षेत्र एक बाधा पहुंचाती है हमें। क्यों, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन होता है और जो आय के आंकड़े होते हैं ये किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं। और यही कारण है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो ये हमें समस्या उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नाम ही है इसका असंगठित क्षेत्र, ये संगठित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए तो राष्ट्रीय आय संबंध का जो आकलन किया जाता है दोस्तों, ये आपको किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको कहा जाता है आपको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO, ठीक है। CSO के द्वारा ये निर्माण किया जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों, भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं विकासशील देश, है ना। अल्प विकसित की जगह आप विकासशील भी लिख सकते हैं, है ना। विकासशील भी आपको ऑप्शन में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये तो आपका सही लग रहा है। कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, ये भी आपका सही है। औद्योगिक उन्नति के मंद के कारण, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो आपका देखिए अब नीचे देख लीजिए इसका कूट में क्या दिया हुआ है। तो 2, 3 और 4 आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 2, 3, 4 यहाँ पर सही है, ठीक है।
चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। जी हाँ, भारत में जो आर्थिक विकास है ये अवरुद्ध रहा है। और क्यों अवरुद्ध रहा है, तो ऑप्शन कह रहा है कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बिल्कुल सही है। अनियमित औद्योगिकरण के कारण, ये भी सही है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही है। ठीक है, इन सभी कारण के वजह से ही हमारा जो आर्थिक विकास है वो क्या है, मतलब कि उतना ज़्यादा हम विकास नहीं कर पाते हैं, है ना। कृषि में हम उतने अच्छे हमारे पास औजार नहीं है, ठीक है, तो इसके वजह से नहीं कर पाते हैं। अनियमित औद्योगिकरण है, ठीक है, सामाजिक अभिवृद्धि के वजह से भी हम लोग विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब अगला जो आपका सवाल है वो है आपका सामान्य विज्ञान से। यहाँ पर देखिए विज्ञान से भी हम प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि विज्ञान भी आपका एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से भी बार बार आपको प्रश्न बीपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका विज्ञान से भी प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, गला आपका सूख रहा है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बताइए न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। देखिए आपका जो हाइड्रोजन है दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है, ये पूछा जाता है ना। तो इसमें न्यूट्रॉन किस में नहीं है, तो हाइड्रोजन में नहीं है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका सेकेंड नंबर एंगस्ट्रॉम इकाई है। काफ़ी लल्लन टॉप प्रश्न आपको पूछा जाता है ना। लल्लन टॉप एकदम कि एकदम ये सब प्रश्न क्या है, लल्लन टॉप है, ये बार बार आपको रिपीट होते रहता है। लल्लन टॉप का मतलब क्या हुआ, बार बार रिपीट होते रहना, और ये हमेशा बीपीएससी में रिपीट होते रहता है ना। बिहार के हर एक एग्जाम में बार बार छोटे छोटे प्रश्न एकदम आधा आधा अंगुली के, है ना, 2-2 लाइन का, सॉरी 2-2 मतलब अक्षर के आपको क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। ये साई मात्रक आपको बार बार पूछ लिया जाता है ना। जैसे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज का मान क्या माना जाता है ना। ये सब से भी प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। बताइए तो एंगस्ट्रॉम जो है इकाई किसकी है, तरंगदैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या फिर वेग की। एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो है तरंग दैर्ध्य की आपकी, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, तरंग दैर्ध्य। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर, आवृत्ति को किससे मापा जाता है। बताइए आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो आवृत्ति जो है दोस्तों ये हर्ट्ज में मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने प्रश्न है ना साइंस के बार बार रिपीट होते रहते हैं बीपीएससी में, हमेशा यही सब छोटा छोटा प्रश्न आपको रिपीट होता रहता है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस बार। तो हमारा टारगेट क्या है, तो 67th बीपीएससी हमारा यही टारगेट है। डेली रात में 9 बजे, डेली रात में 9 बजे टॉप 50 प्रश्न आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेली रात में 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में, हर्ट्ज में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया आपका, हर्ट्ज हो गया। तो देखिए एक जो मनुष्य है, सामान्य जो मनुष्य है, जैसे आप हैं, हम हैं, तो आप कितनी आवृत्ति की ध्वनि को आप सुन सकते हैं, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को आप सुन सकते हैं। ठीक है, 20 से लेकर के कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को आप सुनने में सक्षम है। ये चीज़ अब पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। ठीक है, घड़ी में जो कार्ज क्रिस्टल का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके बने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, छाप लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो आपका बना होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। किसका बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो प्रयोग है दोस्तों, ये रेडियो टेलीविजन में भी आपका किया जाता है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किसमें और किया जाता है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो रेडियो में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेलीविजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, बताइए। अभी आपको बताया कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है ना। किसको मापा जाता है, आवृत्ति को। और जो एक मनुष्य है कितने कितने आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होगा। बताइए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, एम्पियर, वोल्ट, कूलम या फिर वाट। तो वाट लगा दो, और क्या है ना, क्या लगाना है, वाट लगा देना है विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति का ये साइन मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा आपका। चलिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो विद्युत शक्ति बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है कार्य बटा समय।
वर्क बटा टाइम, ठीक है। चलिए, तो विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक क्या हो गया, वाट। चलिए, तो अब जो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि बिहार आपका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है, पुराना है। अब ये कौन सा हिस्सा आपको चार दिख रहा है, इसमें सबसे क्या कर रहा है, अपेक्षाकृत पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पठार, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। देखिए उत्तर गंगा का मैदान तो आपका होगा नहीं, ये तो नवीनतम पठार है आपका। खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की है, ये लिख लीजिएगा। आपको खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस क्रम की चट्टान पहाड़ियाँ हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की ये पहाड़ियाँ हैं। और इसके अलावा देखिए रोहतास का पठार, रोहतास का जो पठार है दोस्तों ये है आपको विंध्यन क्रम की। किस क्रम की है, विंध्यन। ये बार बार बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाता है आपको। विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं आपको रोहतास पठार। और उत्तर पश्चिम जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको शिवालिक हिमालय का भाग है ना, ये शिवालिक हिमालय का भाग है आपको, ठीक है। तो शिवालिक वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका नया है। अब बचा दो, रोहतास पठार और खड़गपुर की आपका पहाड़ियाँ। तो सबसे पुराना आपको पूछ रहा है तो सबसे पुराना हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ ये सबसे पुरानी पहाड़ी में इसका गिनती आता है आपको, ठीक है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, बार बार रिपीट होते रहता है ना। सीधा आपको पूछ देगा रोहतास का पठार ये किस क्रम की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं आपका। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम पहाड़ी का मतलब क्या हुआ, जो आपका पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है तो वो शिवालिक का क्षेत्र है आपका, है ना। उत्तर गंगा का मैदान ये तो आपका नवीनतम आपका पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपको बीपीएससी में रिपीट हुआ था। ये बीपीएससी 65 में आपको पूछा गया था प्री में आपका, ठीक है। कि मतलब 2019 में ये करंट अफेयर का थोड़ा सा टाइप का हो गया है ना। ये क्वेश्चन ऐसे आपको अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2019 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमूर का दौरा किया गया था, ठीक है। चलिए जुलाई 2019 में कैमूर का दौरा आपको किया गया था। खोजकर्ताओं ने वहाँ दौरा किया था क्योंकि वहाँ पर कुछ महापाषाणिक साक्ष्य कुछ मिले थे आपको कैमूर में, इसके वजह से वहाँ पर दौरा किया गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अभी आपको बताए थे दोस्तों कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। और खड़गपुर की पहाड़ियाँ में कौन कौन से आते हैं, जैसे मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, ये सब जो आता है ना सब आपका आता है खड़गपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत, ठीक है। रोहतास का पठार अभी आपको बताए थे कि ये था आपको विंध्य क्रम की, क्या था आपका, ये था आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, है ना। तो धारवाड़ नहीं है तो ये वाला हो जाएगा आपका, रोहतास वाला हो जाएगा क्योंकि रोहतास किस क्रम की है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें। आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको घुमा दिया है ना। तो धारवाड़, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया और नवादा हो गया, ये तीनों जो हो गया ए और सी और डी हो गया, ये आपको है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और रोहतास कैसा है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। जी हाँ, फतुहा जो है आपका वो पटना से सटा हुआ है ना, पूर्वी छोर पर। और ये पटना गंगा से मिलती है, वो कौन सी नदी है, फतुहा के पास। तो फतुहा के पास जो मिलने वाली नदी है वो है आपको पुनपुन नदी। क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी है फतुहा के पास मिलने वाला, ठीक है। देखिए पुनपुन नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश से, पठारी के प्रदेश से ये निकलती है। और बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ये औरंगाबाद जिला में, ठीक है। बिहार के ये औरंगाबाद, है ना, बिहार के ये औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है। और फिर औरंगाबाद होते हुए ये पटना में जिला में आकर के फतुहा के पास ये गंगा में मिल जाती है। पुनपुन की कुछ सहायक नदी है, एक दो आपको पूछा जाता है, जैसे मोरहर नदी, ठीक है। मोरहर नदी ये पुनपुन की सहायक नदी है। एक दरगाह नदी है ना, दरगाह नदी भी पुनपुन की सहायक नदी है। मोरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो गंगा के किनारे जो जिलों की संख्या है ये 65 बीपीएससी में आपको पूछा गया था। तो टोटल जो जिलों की संख्या है वो है आपका 12 जिला है, ठीक है। गंगा के किनारे कितने जिला है दोस्तों, तो 12 जिले आपके गंगा मतलब कि बिहार में जब प्रवेश करती है, क्योंकि आपको पता है जो गंगा, ये मान लीजिए बिहार है, बिहार के बीचों बीच से आपको गंगा नदी बहती है ना, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है और ये टोटल 12 जिलों को ये पार करती है। तो 12 जिला कौन कौन है ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। 12 जिला कौन कौन है अपने रूम में जो आप लगाए हैं बिहार का मानचित्र वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। कौन कौन जिला है, सारण है ना, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, आपका लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है और भागलपुर है और कटिहार है, ठीक है। तो ये क्रम से आप याद रखिएगा, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो ये टोटल कितने जिले हो गए आपके, 12 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ये देखिए गंगा नदी से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो गंगा नदी जो सबसे लंबा है वो है पटना में, ठीक है। पटना में लंबा है और ये कितने किलोमीटर पटना में बहता है, तो 99 किलोमीटर आपको पटना में बहता है। और दूसरा नंबर अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका भागलपुर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर हो जाएगा। और भागलपुर में इसकी लंबाई कितनी है, तो 97 किलोमीटर, ठीक है। 97 किलोमीटर ये भागलपुर में बहती है और 99 किलोमीटर ये पटना में बहती है आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम लोग हैं ही नहीं। तो इस बार बीपीएससी टारगेट है हमारा। चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। देखिए बिहार को दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक उत्तर बिहार और एक होता है दक्षिण बिहार, क्योंकि बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है आपकी, गंगा नदी बहती है। तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है दोस्तों, ये कोपेन है ना, जो ये एक आपको भूगोलवेता है कोपेन महोदय ने इन्होंने किस नाम से इसको बांटा है, तो वो हो जाएगा CWG, ठीक है। CWG से इसको प्रदर्शित किया जाता है ना। याद रखिएगा उत्तर बिहार की जलवायु को कोपेन के अनुसार। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। कहाँ कहाँ कह रहा है दोस्तों, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ भैया, मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी क्या हो जाएगा, देखिए मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्यों नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर बिहार में दोस्तों बहुत सारी नदियाँ जो है आपको बहती है, जैसे कि गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और बागमती। ये तीनों जिला से होकर के बहती है। कौन कौन नदी आप याद रखिएगा, गंडक, ठीक है, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक और एक और नदी है बागमती, ठीक है। ये तीनों नदियाँ इस तीनों जिला से होकर के बहती है। और जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे मलबा लेकर के चलती है ना, मिट्टी लेकर के चलती है और ये चारों साइड मैदान में क्या करती है, फैला देती है और वो क्या हो जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी उससे तैयार होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है ये काफ़ी उपजाऊ होता है और इस मिट्टी में आप धान की खेती कर सकते हैं, है ना, आप गेहूं की खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे आपका उत्पादन कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 44 नंबर कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। जी हाँ, तो अब देखिए बिहार का ये जैसे मानचित्र है ना, इसी प्रकार का बिहार है आपका। तो सबसे जो आपका जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र होगा, यानी कि ये पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ क्षेत्र है वो है आपका पूर्णिया। तो पूर्णिया जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। किस चीज़ का होता है, जूट का उत्पादन होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन कहाँ होता है ना, तो बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। और दूसरा नंबर पर है आपका बिहार, दूसरा नंबर पे आता है बिहार, पहला नंबर पे कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 45 नंबर। 45 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और ये लगता है पूछा था आपका 64वीं बीपीएससी में, लगता है क्वेश्चन आपको पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 3 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग
दिवस आपको मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको बिहार से संबंधित प्रश्न। अब जो हम लोग देखेंगे समसामयिक प्रश्न देखेंगे, यानी कि करेंट अफेयर का भी यहाँ पर हम व्यवस्था आज किए हैं और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग का साथ एक होना चाहिए, है ना, तभी पढ़ाने में मज़ा आता है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि और भी हौसला मिल सके। तो आज का करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो प्रवासी भारतीय दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 9 जनवरी। आपको याद होना चाहिए कि 9 जनवरी को ही, है ना, 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आए थे? महात्मा गांधी वापस आए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इन्होंने भारत में आने के बाद सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन आपको किए थे अपना बिहार में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये 2003 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से ये स्टार्ट हुआ था। और अभी जो ये मनाया गया, ये कईवीं मनाया गया? तो ये 17वीं मनाया गया, है ना, कईवीं मनाया गया? 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस आपको 2022 में ये मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? देखिए 7 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया 2022 को। किस लिए दिया गया? तो राष्ट्रीय जल जो है उसको संरक्षण के लिए, है ना, जल के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। और ये जो पुरस्कार दिया गया 2020 में जल के संरक्षण के लिए दिया गया, है ना, ये 2022 वाला नहीं है। ये 2020 में जो जल के संरक्षण किया गया था, किस राज्य के द्वारा किया गया था अधिक मात्रा में, उसको ये पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये जल शक्ति मंत्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? ये जल शक्ति जो मंत्रालय है, इसका जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 2019 में इसका गठन हुआ था, जल शक्ति मंत्रालय का। देखिए, पहले मंत्री इसके कौन थे जल शक्ति मंत्रालय का? तो याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना, जल शक्ति मंत्रालय के पहले ये मंत्री थे आपको। और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए ये दिया गया। पहला स्थान जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, ये याद रखिएगा। पहला स्थान किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि प्रथम पुरस्कार आपको पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा स्थान किसको मिला है, तो वो राजस्थान को मिला है दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान किसको मिला है? तो तीसरा स्थान जो मिला है दोस्तों वो तमिलनाडु को मिला है। ये तमिलनाडु को मिला है आपका तीसरा स्थान। ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये 1, 2 और 3 स्थान आप ध्यान रखिएगा। पहला किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। दूसरा किसको मिला है? राजस्थान। और तीसरा किसको मिला है? तो तमिलनाडु को। और ये किस लिए दिया गया था? तो जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया कि जल जो है प्रबंधन है उसको आप किस अच्छे तरीके से जल का प्रबंधन करिए अपने राज्य में, उसी अनुसार दिया गया। तो सबसे पहला नंबर किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आपका 48 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? देखिए, आयशा जो मलिक है दोस्तों, ये पाकिस्तान की, किसकी? तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, है ना, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ये प्रथम महिला जज बनेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका नल्ला पाकिस्तान, है ना, याद रखिएगा ये नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, ये नल्ला ही है। तो ये नल्ला पाकिस्तान जो है, यहाँ की ये सुप्रीम कोर्ट की ये जज बनी है। आंसर हो जाएगा आपका नल्ला पाकिस्तान, आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आयशा मलिक है इसके द्वारा एक निर्णय भी लिया गया था, है ना। एक क्या निर्णय लिया गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि चुनावों में संपत्ति की घोषणा का निर्णय। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि किस देश की प्रथम महिला जज के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि चुनाव में संपत्ति की घोषणा करना है? तो वो था आपका आयशा मलिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर।
49 प्रश्न कह रहा है कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना, छाप लीजिएगा इसको, है ना, छाप लीजिएगा। ये क्वेश्चन छपने वाला है आपका एग्जाम में कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो मैं आपको बता दूं वो गाजियाबाद में किया गया, उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में किया गया। और ये जो आपको किया गया किसके द्वारा किया गया, तो KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा ये किया गया था। इसकी स्थापना की अगर बात करें कि इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है, तो 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है इनका, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना इसका पूरा नाम है। चलिए, और तो ये हो गया आपका पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया, आपका उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए, और यहाँ से देखिए एक प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि ये जो आपका यहाँ पर जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पर 8 घंटा में 300 kg शहद प्रोसेस कर सकता है ना, प्रसंस्करण कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और गुणवत्ता की जाँच के लिए भी यहाँ पर लैब बनाया गया है आपको, कहाँ पर, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। मध के लिए, हनी मतलब क्या होता है, मध के लिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और आज का है लास्ट प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है, और 50 प्रश्न हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन किए। चलिए, तो 50 प्रश्न देख लेते हैं। 50वां क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। आपको पता है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है इसको क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है ना। तो ओपेक, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में भी याद रखिएगा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक की स्थापना पूछा जाता है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1960 में हुई थी, है ना, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो है आपका वियना में, है ना, कहाँ है, वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिएगा। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा डेन्यूब नदी के किनारे है ना। वियना किस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है आपका वियना, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा हैयद अल घिस, है ना, घिसिए बैठ के, है ना, हैयद अल घिस इसके, याद रखिएगा, घिस, है ना, हैयद अल घिस इसके क्या हैं, महासचिव बनाए गए हैं, घिस। चलिए, याद रखिएगा, हैयद अल घिस ओपेक के नए महासचिव। चलिए, और जो हैयद अल घिस हैं ये कहाँ के हैं, तो ये याद रखिएगा, ये कुवैत के हैं आपके, कहाँ के हैं, कुवैत के हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का 50 प्रश्न, और कल का सवाल है आपके लिए, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। कल के लिए सवाल ये है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका भारत का, और भारत का ये होता है नॉर्थ, ऊपर में, नीचे होता है साउथ। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम आपको बताना है। मुख्य भूमि नहीं कहा गया है ना, मुख्य भूमि नहीं कहा गया है, ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम आपको बताना है कि भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये रहा आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका PDF दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा आपका। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे दोस्तों कल इसी टाइम पर 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपने का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।